बीमार होते हैं तो एक छोटी सी गोली पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि वो गोली जो हम खाते हैं वो सीधे किसी फैक्ट्री से बनकर नहीं आती, उसका एक अपना गुमनाम अतीत होता है। एक ऐसा अतीत जो लगभग 10 से 15 साल लंबा होता है और जिसमें पानी की तरह करोड़ों अरबों रुपए बहाए जाते हैं। 10 से 15 साल? जी, ज्यादातर लोग दवा को उसके अंत में देखते हैं, उसकी शुरुआत में नहीं। और शुरुआत किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि एक लैब की पेट्री डिश में एक अकेले आइडिया के तौर पर होती है। और यही है आज की हमारी गहन पड़ताल का विषय। हमारे श्रोता ने जो स्रोत हमें भेजे हैं वो इसी लंबी और रहस्यमयी यात्रा की परतों को खोलते हैं। आज हम क्लिनिकल ट्रायल्स की दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाना और ये समझना कि एक गोली हम तक पहुंचने से पहले किन किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है प्री क्लिनिकल स्टेज से, मतलब इंसानों पर परीक्षण के भी पहले। प्री क्लिनिकल? हाँ, यहाँ पर हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं को परखा जाता है, पहले कंप्यूटर पर, फिर लैब में सेल्स पर। मतलब इंसानों पर आजमाने से बहुत पहले दवा को कई फिल्टर से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, और ये फिल्टर बहुत सख्त होते हैं। हजारों में से शायद कुछ 100 ही कोशिका स्तर पर असरदार दिखते हैं। अच्छा। फिर उन्हें जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या ये एक जीवित शरीर में भी सुरक्षित है। और यहाँ कितने पास होते हैं? यहाँ पर 99% से ज्यादा दवाएं फेल हो जाती हैं। वो या तो जहरीली निकलती हैं या फिर बेअसर। 99%? हाँ, जो 1-2 बच जाती हैं, सिर्फ वही इंसानों पर परीक्षण के लायक समझी जाती हैं। वाह, मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही ज्यादातर खत्म हो जाती है। तो मान लीजिए कोई एक दवा इस पड़ाव को पार कर लेती है। अब क्या? हाँ, अब हम आते हैं इंसानों की दुनिया में। अब हम क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले चरण यानी फेज 1 में कदम रखते हैं। फेज 1? और यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल पूछा जाता है, क्या ये दवा इंसानी शरीर के लिए सुरक्षित है? ध्यान दीजिए, सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करती है। नहीं, सवाल है कहीं ये जहर तो नहीं। और इसका जवाब ढूंढने के लिए, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, दवा बहुत कम लोगों को दी जाती है। हाँ, करीब 20 से 80 स्वस्थ लोगों को। पर एक मिनट, स्वस्थ लोग क्यों? उन्हें तो कोई बीमारी है ही नहीं। कोई स्वस्थ इंसान एक अनजान दवा क्यों लेगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये स्वस्थ स्वयंसेवक होते हैं, मतलब वॉलंटियर्स। अच्छा। उन्हें इसके लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं, लेकिन उनका योगदान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उनके बिना कोई भी नई दवा बनी नहीं सकती। और उन पर नजर कैसे रखी जाती है? बहुत कड़ी निगरानी। उन्हें क्लिनिक में भर्ती किया जाता है और दवा की छोटी सी खुराक के बाद हर घंटे उनके ब्लड सैंपल, हार्ट रेट, सब कुछ चेक होता है। तो मकसद इलाज करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि दवा शरीर में करती क्या है। शरीर उसे कैसे सोखता है, कैसे तोड़ता है और कैसे बाहर निकालता है। और सबसे ज्यादा ध्यान होता है साइड इफेक्ट्स पर। क्या अब सिर दर्द हो रहा है, लिवर में कोई दिक्कत? जी हाँ, ये एक तरह की सुरक्षा की पहली और सबसे बेरहम दीवार है। हमारे स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है। क्या? अगर दवा यहाँ फेल हो गई तो उसकी कहानी यहीं खत्म। अरबों रुपए, सालों की रिसर्च, सब एक झटके में शून्य। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो? बिल्कुल। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी दवा ने सुरक्षा की ये पहली दीवार पार कर ली, वो सुरक्षित है। अब कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ से हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। और अब सवाल उठता है, क्या ये सच में काम करती है? बिल्कुल। और यहीं से फेज 2 शुरू होता है, जिसे ग्रेट फिल्टर भी कहा जा सकता है। ग्रेट फिल्टर। हाँ। अब पहली बार दवा उन मरीजों को दी जाती है जिनकी बीमारी के लिए उसे बनाया गया है। संख्या कितनी होती है? थोड़ी ज्यादा, करीब 100 से 300 तक। यहाँ हम दो मुख्य चीजें देखते हैं। पहला, क्या दवा का कोई असर दिख रहा है? और दूसरा, सही डोज क्या है? सही डोज से क्या मतलब? क्या ये सिर्फ एक गोली या 2 गोली तय करना है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। वैज्ञानिक अलग अलग ग्रुप्स को दवा की अलग अलग मात्रा देते हैं। 10 mg, 20 mg, 50 mg। अच्छा। लक्ष्य उस स्वीट स्पॉट को खोजना है जहां असर सबसे ज्यादा हो और साइड इफेक्ट सबसे कम। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है। और हमारे स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है, कुछ दवाएं यहीं रहस्य बनकर रह जाती हैं। ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दवा कंपनियों का सबसे बड़ा सिरदर्द। कल्पना कीजिए, आपने करोड़ों रुपए और 5-7 साल एक दवा पर लगा दिए। हाँ। और फेज 2 में पता चलता है कि ये 100 में से सिर्फ 20 मरीजों पर चमत्कारी असर दिखा रही है, लेकिन बाकी 80 पर बेअसर है। ओहो। और आप ये पता नहीं लगा पा रहे कि वो 20% लोग कौन है और उनमें क्या खास है।
तो ये एक पहेली बन जाती है। दवा असरदार तो है, पर भरोसेमंद नहीं। बिल्कुल। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किस पर काम करेगी और किस पर नहीं। और अगर ये पहेली नहीं सुलझती, तो उस दवा को अक्सर यहीं रोक दिया जाता है। तो बहुत बड़ा जुआ है ये तो। हाँ, यहीं पर आजकल जेनेटिक मार्कर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की भूमिका बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ज्यादातर दवाएं इस दूसरे चरण को पार नहीं कर पाती। चलिए, तो अब हमारी काल्पनिक दवा ने दूसरा चरण भी पार कर लिया। ये सुरक्षित भी है, असरदार भी है और भरोसेमंद भी। अब आता है सबसे बड़ा पड़ाव। सबसे खर्चीला भी, जिसे हमारे स्रोत ने कहा है आखिरी महापरीक्षा, फेज 3। महापरीक्षा क्यों? क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला चरण है। अगर पहले 2 चरणों में कुछ 100 लोग थे, तो फेज 3 में हजारों मरीज शामिल होते हैं। हजारों? हाँ, हजारों। और ये ट्रायल सिर्फ एक शहर या देश में नहीं, बल्कि एक ही समय पर कई महाद्वीपों के कई अलग-अलग अस्पतालों में चलता है। हजारों मरीज, अलग-अलग देश, ये सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ये देखा जा सके कि दवा अलग-अलग नस्ल, उम्र, जीवन शैली वाले लोगों पर कैसा प्रदर्शन करती है। अच्छा। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। नई दवा की तुलना बाजार में पहले से मौजूद सबसे अच्छी पुरानी दवा या फिर एक प्लेसिबो से की जाती है। प्लेसिबो मतलब नकली दवा। हाँ, एक शुगर पिल जिसमें कोई दवा नहीं होती। और यहीं पर उस दिलचस्प तरीके का इस्तेमाल होता है जिसका जिक्र स्रोत में है, डबल ब्लाइंड स्टडी। ये क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डबल ब्लाइंड का मतलब है कि परीक्षण के दौरान न को मरीज को पता होता है कि उसे नई दवा मिल रही है या पुरानी, ठीक है। और न ही उस डॉक्टर को जो दवा दे रहा है। दोनों ही इस जानकारी से अंधे होते हैं। दोनों? डॉक्टर को भी नहीं पता? लेकिन क्या ये मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं? डॉक्टर को तो अपने मरीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना? ये अनैतिक नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए सबसे नैतिक तरीका है। कैसे? सोचिए, अगर मरीज को पता हो कि उसे एकदम नई दवा मिल रही है, तो हो सकता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से ही बेहतर महसूस करने लगे। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, दिमाग का खेल। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर को पता हो, तो हो सकता है कि वो अनजाने में ही उस मरीज का ज्यादा ध्यान रखे या नतीजों को ज्यादा सकारात्मक रूप से देखे। ये मानवीय स्वभाव है। तो किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश को खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों से जानकारी छिपा ली जाती है, ताकि जो भी नतीजे आएं वो पूरी तरह से निष्पक्ष हों, सिर्फ दवा का वास्तविक प्रभाव दिखाएं। समझ गई। इसीलिए डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को मेडिकल रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर कोई दवा इस आखिरी परीक्षा को पास कर लेती है, तो समझो उसने दुनिया में आने की इजाजत पा ली। तो दवा बन गई, तीनों परीक्षण पास कर लिए, अब तो कहानी खत्म, दवा बाजार में आ गई, है ना? ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन नहीं। रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे भारत में CDSCO या अमेरिका में FDA, उनके पास जब दवा की फाइल जाती है, तो वो कोई रबर स्टैंप नहीं लगाते हैं। वो भी जांच करते हैं? महीनों, कभी-कभी सालों तक उस डेटा के हर एक आंकड़े की जांच होती है। क्या फायदे साइड इफेक्ट से ज्यादा हैं? क्या कंपनी ने कोई डेटा छुपाया तो नहीं? अच्छा, तो लाइसेंस मिलने के बाद दवा बाजार में आई। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। हाँ, और ये दवा की सुरक्षा को लेकर हमारी गंभीरता को दिखाता है। दवा के बाजार में आने के बाद जो निगरानी रखी जाती है, उसे कहते हैं फेज 4। फेज 4, इसका क्या उद्देश्य है? जब हजारों लोगों पर टेस्ट हो ही चुका है, तो फिर से निगरानी क्यों? इसका मकसद होता है उन दुर्लभ यानी रेयर साइड इफेक्ट्स का पता लगाना जो शायद फेज 3 में पकड़ में ना आए हों। कैसे? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई साइड इफेक्ट 10,000 लोगों में से किसी एक को होता है, तो बहुत मुमकिन है कि वो 3,000 लोगों के ट्रायल में दिखे ही ना। सही बात है। लेकिन जब लाखों लोग उस दवा को लेना शुरू करते हैं, तब ऐसे दुर्लभ साइड इफेक्ट सामने आने लगते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक दवा लेने पर होने वाले प्रभावों का पता भी इसी में चलता होगा? बिल्कुल। हो सकता है कोई दवा 6 महीने तक तो सुरक्षित हो, लेकिन 5 साल तक लगातार लेने पर कोई नई समस्या पैदा कर दे। ये जानकारी भी फेज 4 से ही मिलती है। और इसके नतीजे क्या होते हैं? अगर कोई नया और गंभीर साइड इफेक्ट बार बार सामने आता है, तो दवा के लेबल पर एक नई चेतावनी, एक वार्निंग जोड़ी जाती है, और कुछ बहुत गंभीर मामलों में दवा वापस ले ली जाती है। हाँ, उसे बाजार से वापस भी ले लिया जाता है। ये दिखाता है कि मरीजों की सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि एक छोटी सी गोली लैब में 10,000 आइडिया में से एक के रूप में जन्म लेती है।
प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर फेज 1 में सुरक्षा, फेज 2 में असर और डोज, और फेज 3 की वैश्विक महापरीक्षा। फिर रेगुलेटरी एजेंसी की सूक्ष्म जांच और बाजार में आने के बाद भी फेज 4 में उस पर हमेशा एक नज़र। ये एक बेहद लंबी, महंगी और अनिश्चितताओं से भरी यात्रा है। हर कदम पर असफलता का खतरा। इसीलिए जब कोई एक दवा बाजार तक पहुंचती है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो विज्ञान की एक बड़ी जीत होती है। तो इन सब का मतलब ये है कि अगली बार जब कोई दवा हाथ में हो तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक केमिकल नहीं है। जैसा हमारे स्रोत कहते हैं, वो सालों की रिसर्च और हजारों लोगों पर हुए ट्रायल्स की कहानी है। अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। और वो क्या है? वो है वो लोग, वो स्वयंसेवक। फेज 1 के स्वस्थ नौजवान से लेकर फेज 3 के वो हजारों मरीज जो स्वेच्छा से इस परीक्षण का हिस्सा बनते हैं। वो ये जानते हुए भी आगे आते हैं कि उन्हें शायद नई दवा मिले, या शायद पुरानी दवा, या फिर शायद एक नकली चीनी की गोली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उनका ये कदम परोपकार का एक गुमनाम कार्य है। बिना इन स्वयंसेवकों के पूरी मेडिकल साइंस एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हर नई दवा की सफलता के पीछे उन अनजान स्वयंसेवकों का भरोसा और त्याग छिपा है। बिल्कुल। उन्होंने विज्ञान और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए एक अनजाने सफर पर निकलने का जोखिम उठाया। तो अगली बार जब हम कोई गोली निगलें तो शायद हमें उस विज्ञान को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसे बनाया। और साथ ही उन हजारों गुमनाम चेहरों को भी, जिनके निस्वार्थ योगदान के बिना वो गोली अंत तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। उनका ये योगदान ही चिकित्सा जगत के पहिए को लगातार आगे बढ़ाता रहता है।